हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग पॉइंट पे। मैं हूं शायर अफरीदी और आज आपके लिए सिलेक्शन, ये जो आपके लिए सीरीज चल रहा है सिलेक्शन सीरीज का, ये आज आपका डे 3 है, यानी आज आपका तीसरा दिन है। इससे पहले अगर आपने डे 1 और डे 2 नहीं देखा है तो जाके जल्दी से देख लीजिए, प्ले लिस्ट बना हुआ है वहां जाके देख लीजिए, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेलवे ग्रुप डी में आप अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो, और आपका सब्जेक्ट मैथ है, अगर आप मैथ में पूरा का पूरा नंबर चाहते हैं तो कहीं ना कहीं ये सीरीज जो है, क्योंकि यही सीरीज है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी। इस सीरीज को आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है, एक एक क्वेश्चन को देखना है, एक एक क्वेश्चन को समझना है, जिससे कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आप मैथ तो बनाते हैं लेकिन थोड़ा प्रोसेस जो आपका लेंथी हो जाता है, जिसकी वजह से आपका टाइम कहीं ना कहीं कंज्यूम हो जाता है। और आगे जो सवाल थोड़ा टफ आते हैं, कोई और सब्जेक्ट में हो, रीजनिंग में हो, किसी और में भी, और उस सवाल को आप नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो मैं ही कहूँगा कि अगर आप इस सीरीज से जुड़े हुए हैं तो इस सीरीज का एक एक वीडियोस को देखिए, ताकि आपका जो एक सीट बिल्कुल सुनिश्चित हो जाए रेलवे ग्रुप डी के लिए। चलिए हम आज का जो पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन में हम आते हैं। बहुत ही आसान सवाल है कि किसी कार्य को ए जो है किसी कार्य को 12 दिनों में तथा बी उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। टाइम एंड वर्क से जो एक सवाल 100% एग्जाम में आपका आएगा, आना ही है। और सवाल लगभग जो आपका इसी तरह से बनता है, बस आपको बनाने का तरीका पता होना चाहिए। सिंपल दिया हुआ कि ए जो है किसी कार्य को 12 दिनों में करता है, बी जो है उसी कार्य को 18 दिनों में करता है। अब करना क्या है कि दोनों के एलसीएम निकालेंगे। 12 18 का कितना हो जाता है बताइए, 36। अब देखिए तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 36 से 12 को आप भाग देंगे तो कितना होगा, 3 हो जाएगा। फिर बी का एफिशिएंसी आपको निकालना है, 36 से 18 को भाग देंगे 2 हो जाएगा। यानी ए का जो एफिशिएंसी है वो 3 निकल क्षमता 3 है और बी का 2 है। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को, मतलब ए प्लस बी दोनों मिलकर कौन सी कार्य को, टोटल कार्य कितना हो गया आपका 36, कितने दिनों में करेगा। अब आप मुझे बताइए ए प्लस बी का जो टोटल कार्य कितने हैं 36 है, ए और बी का एफिशिएंसी, ए का 3 बी का 2, तो कितना आपका 36, ये कितना हो जाएगा 5 36, इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 6 5 7 5 35, 2 बचेगा 5 दूनी 10, टोटल कितना दिन से लग जाएगा 7.2 डेज लग जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है। समझ गए। अब देखिए ये 3 स्टेप जो मैंने लिखा है ये बिल्कुल फालतू का लिखा है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए, बस आपको जब पता हो गया कि ए की इफिशियंसी 3 है और बी का 2 है, कुल आपको दिया हुआ कार्य 36 दिया हुआ है, 3 और 2 5, दोनों का योग लिख करके निकालना है, दोनों को मिला के बोल रहा है कितना दिनों में कार्य करेगा। 3 2 5 36 को आप 5 से डिवाइड करेंगे 7.2 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका किसमें, बी में दिया हुआ है। राइट, समझ गए। अगर समझ गए तो आगे बढ़े। अगला सवाल, अक्सर क्या होता है कि इन सवालों में कहीं ना कहीं आप गलती करते हैं, और वही गलती आप ना करें, मैं वही कोशिश करूंगा कि आपसे बिल्कुल गलतियां ना हो। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग दिया हुआ 84, संख्या क्या हो सकता है, एक्स हो सकता है और आपका वाई। मान लीजिए दो संख्या है, उनका महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ जो है 12 दिया हुआ है। इन दोनों संख्याओं का अनुपात यानी एक्स और वाई का जो अनुपात दिया हुआ है वो आपका 3 और 4 दिया हुआ है। अब देखिए जो एचसीएफ जो होता है, हमेशा याद रखिएगा, एचसीएफ जो होता है उन्हीं संख्याओं का फैक्टर होता है। समझ गए बात, कि जब भी कोई संख्या आपको दिया होगा उन संख्याओं का जो फैक्टर होगा, उन फैक्टरों में से जो कॉमन फैक्टर होता है वो उसका एचसीएफ होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको एक्स निकालना हो, किसको निकालना हो कि एक्स कितना हो जाएगा, तो एक्स आपको पता होना चाहिए, एक्स का मान कितना है 3 है, तो और 12 उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना होगा 12 36, एक्स का मान 36 आ जाएगा। अगर y की बात करें तो y कितना है 4 है, इसका एक फैक्टर कितना हो जाएगा 12 है, तो 12 12 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। यानी x का मान जो होगा वो 36 होगा और y का मान जो होगा वो आपका 48 आ जाएगा। समझ गए। हमेशा याद रखिएगा कोई एचसीएफ जो होगा उन दोनों संख्याओं का फैक्टर होगा। समझ गए। अब देखिए यहाँ पर, जैसे अगर आपको निकालना हो निकाल सकते हैं। अगर आप 36 का
ठीक है, और आपका 48 का आप एचसीएफ निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा आपका 12 निकल के आएगा। अब कह रहा है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब मुझे बताइए x का मान 36, y का मान 48, 12 का मान 36 की 48, आप कहेंगे 48। ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है। समझ गए, कितना आसान सवाल था। अगर आपको ये पता नहीं है कि किसको किससे मल्टीप्लाई करना है तो कहीं ना कहीं इस सवाल में आप फंस जाएंगे। इसीलिए आपको जहन में बैठा लेना है कि जो एचसीएफ होगा उन संख्याओं का कहीं ना कहीं कोई एक फैक्टर होता है। जो दोनों संख्याओं से अगर आपको संख्या निकालना होगा तो एचसीएफ को दोनों ही संख्या से आपको मल्टीप्लाई करना होता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। अब देखिए अगला सवाल है 3300 के मूलधन पर वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन ज्ञात कीजिए। अब देखिए सबसे पहले आप एक काम करेंगे कि आपके पास जो है मूलधन दिया हुआ है, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास दिया हुआ है और रेट भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसका इंटरेस्ट निकालते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा पहले वो हम निकालते हैं। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 10% के हिसाब से 2 साल, पता है कितना हो जाएगा, कितना पे, अगर हम बात करें 3300 पे, हम निकालना क्या है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता, किसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब सीआई निकालना है। तो सीआई कितना हो जाएगा, कितना 3300 है ना, 3300 इंटू, देखिए अब 10% बढ़ रहा है। अगर ये आपका जो है चक्रवृद्धि ब्याज ना होकर के ये आपका साधारण ब्याज होता तो हम सिंपल क्या करते, 3300 को हम 110, सॉरी कितना करते बताइए 110, और प्रत्येक साल का 10% है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 120 कर देते बटे 100 करते, आपका निकल करके कि मतलब क्या साधारण ब्याज आपका निकल करके आया था। लेकिन यहाँ पे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है मान, यानी कि पहले साल आपका 110% हो जाएगा कितना पे 100 में, फिर अगले साल 110 हो जाएगा कितना पे आपका 100 पे। तो ये आपका जो है 2 साल का निकल करके आ जाएगा। अब देखिए मैं आपको यहाँ थोड़ा तरीका से बता रहा हूँ, आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 10% एक साल का, फिर अगले साल का 10%, 10 का आप सक्सेस निकालेंगे कितना हो जाएगा 21% हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप 3300 का 3300 को 3300 आपका जो है उसका जो 21% निकालेंगे तो आपका डायरेक्ट आपका सीआई निकल करके आ जाएगा। समझ रहे ना आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा तरीका बता रहा हूँ कि कैसे क्या होता है। फिर आपका देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 1 0 से 2 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, सीआई निकल करके आ जाएगा। अब देखिए कितना हो जाएगा बताइए, गुणा कीजिए 33 गुना 121, देखिए 121 क्या 363 3993 कहाँ पर है 399 कितना हो जाएगा 3993 हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी में आपका आ जाएगा। सॉरी यहाँ गलती हो गया ना, ये क्या हो जाएगा बताइए आपको, ये आपका अमाउंट हो जाएगा, ठीक है, मूलधन हो जाएगा। मूलधन कितना निकल के आ जाएगा 3993 आपका 93 आ जाएगा। अगर वहां से आपको सीआई निकालना है तो इसको आप डिवाइड क्या माइनस कर देंगे, 3993 से 3300 को माइनस करेंगे आप तो वहां से सीआई निकल करके आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अगर आपको सिर्फ सीआई निकालना हो तो क्या करेंगे बताइए, कुछ नहीं करना है, सिंपल है। 3300 है, 11 का 10% का 2 साल का सक्सेस कितना हो जाएगा 21%, 21 बाई कितना हो जाएगा 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 21 या 63 6 हो जाएगा, 21 या 63 6 कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा, 69 हो जाएगा, यानी 693 कितना आ जाएगा उसका सीआई निकल करके आ जाएगा। समझ गए, समझ गए ना, यहाँ समझ गया ना क्या किए कि 10% का सक्सेस का मतलब कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 इंटू 10 इन अपॉन 100। अब देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 10 है 10 20 प्लस 1 गुना 1 1 बराबर कितना हो जाएगा 21। यही होता है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं सक्सेसिव को निकालते हैं। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया,
और अगर पता था तो कोई दिक्कत नहीं, तो मैंने यहाँ बता दिया कि सक्सेस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी होता है अपॉन 100 होता है, याद रहेगा। तो यहाँ से आपने क्या किया, अमाउंट निकाल करके आ गया, आपको अमाउंट डी जिसको आप मिश्रण कहते हैं वही निकालना था जो आपका निकल करके आ गया। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये आपका मोड मीन और मीडियन का सवाल है। अब देखिए क्या आपको पता है कि ये मोड मीन और मीन मतलब मीडियन बहुलक माध्य और माध्यिका के बीच रिलेशन क्या होता है, मैं आपको बता दूं। फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। क्या बोलिए, मोड बराबर 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जब भी इन तीनों में से कोई भी दो चीज आपको दिया हुआ है, तीसरा चीज निकालना है, इस फॉर्मूले की मदद से आप आसानी के साथ निकाल सकते हैं। यहां भी कुछ इस तरह दिया हुआ है, आपको निकालना माध्य निकालना है। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है, बहुलक आपको दिया हुआ है कितना, बहुलक है 46.2, तो क्या करेंगे आप, बहुलक की जगह 46 पॉइंट आपका 2 आ जाएगा बराबर, और फिर देखिए बहुलक और माध्यिका, बहुलक कितना हो जाएगा, माध्यिका 40 हो जाएगा। क्रम से बोला ना, पहले बहुलक इसलिए बहुलक, पर उसके बाद माध्यिका तो उसके बाद माध्यिका, क्रम से दिया हुआ है तो माध्यिका कितना होगा, 3 गुना माध्यिका का मान 40 माइनस 2 गुना कितना हो जाएगा, ये माध्य हो जाएगा। अब देखिए यहां पर कितना हो जाएगा बताइए, 46.2 इसको हल करना है, 40 या 120 माइनस 2 गुना माध्य। अब देखिए 120 आपका इस पर आने पर कितना हो जाएगा बताइए, घटेगा तो 46.2 माइनस 120 बराबर 2 गुना माध्य हो जाएगा। घटाइए कितना होगा बताइए, 0 से आपका 120 से आपका 46.2 जाएगा, कितना होगा बताइए, 10 में से 2 गया 8, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 6 गया 3, यहाँ कितना बचा आपका 11 से 4 गया 7 बराबर माइनस, देखिए आपका बड़ी संख्या माइनस में, भी आपका माइनस में हो जाएगा, 2 गुना माध्य हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कटेगा ना, किसके से कटेगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ 1 बचा 13, 6 दूनी 12, 1 बचा 9 दूनी 18, कितना आ जाएगा माध्य का मान 36.9। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया हुआ है, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझे, कोई दिक्कत है इसमें, बहुत ही आसान है, बस आपको फॉर्मूला अगर पता था तो आसानी के साथ ये सवाल जो आपका सॉल्व हो जाता। ये कुछ नहीं है, वैसे ये कैलकुलेशन है, या कहीं भी समझ में नहीं है तो मेरे ख्याल से सवाल आपको कैलकुलेशन ये आपको आना चाहिए। अगर आप एक कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह का जो सवाल है, बस आपको तरीका पता हो जाए, अगर तरीका आपको बता दूं तो आगे किस तरह मैंने क्या किया वो आपको आना चाहिए, नहीं तो फिर मैंने बता ही दिया किस तरह मैंने कहाँ गुना घटा भाग किया है, सो गया। ठीक, जब आपको बहुलक और माध्यिका दिया हुआ था, ये आपका फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूला पे आप पुट करेंगे, आपका मान निकल करके आ जाएगा। इस फॉर्मूला को आप कहीं ना कहीं नोट कर लेंगे, ठीक है, 2-4 बार देखेंगे तो आपको बन जाएगा कि बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य होता है। आगे बढ़े, बोलिए बोलिए बोले, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यदि किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ इतना सेंटीमीटर स्क्वायर तो उसका व्यास ज्ञात कीजिए। अब बताइए गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, फॉर्मूला पता है आपको, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय, बताइए दिया हुआ कितना 55 44 दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है बताइए, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 55 44 होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको पाई का मान रख लेते हैं, पाई का मान कितना बोला 22/7, कितना होगा 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, कटेगा 11 से कट जाएगा ना,
11 दूनी 22, 11 पाँचे 55, 0, 11 चौक 44 कट जाएगा। फिर आपका किससे कटेगा बताइए? 4 से कट जाएगा। 4 से कितना होगा? 53, 12 चौक 48, 2 बचा 6 चौक 24। फिर ये आपका 2 से भी कट जाएगा, कितना होगा? 63 हो जाएगा। यानी कि आर स्क्वायर बराबर 63 इंटू 7, आपको उस पार जाएगा तो गुना में हो जाएगा। अब देखिए आर स्क्वायर, यहाँ से हम क्या करेंगे? स्क्वायर को हटाएंगे तो आर बराबर अंडर रूट कितना होगा? इसको आप लिख सकते हो क्या? बोल तो 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7 कर सकते हो। 63 को आप 3 क्या 9 9 7 63, ये आपका 7 था 7 4 दिए। अब देखिए रूट में है तो 3 से आप 3 से आपका 3 बाहर आ जाएगा, इस 7 से आपका 7 बाहर आ जाएगा। तो बताइए कि आर का मान कितना होगा? 21। हमको आर मतलब त्रिज्या, हमको चाहिए था क्या? व्यास। व्यास हमेशा होता है क्या? त्रिज्या का दुगुना होता है। तो त्रिज्या 21 इंटू 2 बराबर 42। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है। अब बताइए कितना आसान सवाल है ये। इस सवाल में थोड़ा ही कुछ दम है, कोई दम नहीं है। और ये सवाल आपके पूछे गए हैं रेलवे ग्रुप डी में, समझे? चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है आपका, कितना आसान सवाल है कि राहुल का मासिक व्यय उसकी मासिक आय का 75% है। मासिक व्यय आय का 75%। देखिए इनकम बराबर, मैंने पिछले क्लास में बताया था क्या? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। जब खर्च को और बचत को जोड़ेंगे तो आपका इनकम निकल करके आ जाएगा। अब देखिए मान लीजिए कि इनकम 100 रुपया है, तो कह रहा है कि उसकी मासिक, राहुल का मासिक व्यय उसकी मासिक आय का 75% है। व्यय, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, आय का कितना? 75%। आय अगर 100 है, उसका 75% कितना हो जाएगा? 75 ही हो जाएगा। तो बचा कितना आपका? 100 में 75 ये हो गया, तो सेविंग कितना हो जाएगा बताइए? 25 हो जाएगा। यहां देखिए समझिए क्वेश्चन को। राहुल का मासिक व्यय खर्च, एक्सपेंडिचर जिसको आप ई बोलते हैं, उसका आय का जिसको आप इनकम बोलते हैं, ये ई जो है आई का 75 है, आई को मैंने 100 माना है, तो वह ई जो होगा वो कितना हो जाएगा? 75% का मतलब 75 हो जाएगा। और यस कितना होगा? 25 हो जाएगा। 25 क्यों होगा? दोनों का जो आपका 100 होता है, राइट। अब देखिए अगर कोई, यदि उसकी मासिक बचत, यस मतलब सेविंग, सेविंग मतलब बचत, बचत दिया हुआ है कितना? 10,000। देखिए यहां पे सेविंग है 25, लेकिन वो कह रहा है कि 10,000, यानी 25 का मतलब कितना? 10,000। तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा बताइए? 40 हो जाएगा। यानी कि यहां पे मेरा 25 का मान यानी सेविंग का मान 25 है, लेकिन वो कह रहा है कि सेविंग का मान जो 25 नहीं, वो कितना है? 10,000 है। ठीक है। अब देखिए 25 का मान 10,000, तो ये इसका कितना गुना है बताइए हमको? 40 गुना है। तो निकालना क्या है? मासिक आय। तो आय भी जो होगा वो कितना गुना हो जाएगा बताइए? बताइए आय भी जो होगा वो आपका 40 गुना हो जाएगा। तो 40 गुना 100 कितना हो जाएगा? 25 चौक 100, 40 गुना, तो 100 गुना 40 कितना हो जाएगा बताइए? 4,000। अरे अरे ये 400 गुना हो ना, बट तो ये भी कितना आपका हो जाएगा? 400 गुना हो जाएगा। तो फिर कितना आपका हो जाएगा? 40,000 हो जाएगा। तो आपको मांगा था क्या? इनकम मांगा था। इनकम कितना हो जाएगा आपका? 40,000 हो जाएगा। अगर आपसे एक्सपेंडिचर मांगता तो 75 को आप 100 से 400 से गुना कर दे, तो जो निकल के आता वो आपका एक्सपेंडिचर यानी खर्च निकल के आता। समझ गए? कोई दिक्कत? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर कि इनकम जो होता है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर होता है। अगर यहाँ पे सेविंग का मान 25 है, एक्सपेंडिचर 75 है, तो इनकम 100 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो सेविंग 25 माने हैं, बचत जो मैंने 25 माना है, एक्चुअल में वो कितने किसके बराबर है? 10,000 के बराबर है, यानी उसका 400 गुना है। तो इनकम भी जो होगा उसका वो 400 गुना हो जाएगा, राइट। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना?
अब देखिए अगला सवाल है, एक खोखले बेलनाकार पाइप का बाह्य और आंतरिक व्यास क्रमशः दिया हुआ है इतना इतना, यदि इसकी लंबाई देखिए, ये मान लीजिए आपके पास बेलन दिया हुआ है, खोखला बेलन का मतलब एक आपका फिर यहाँ भी हो जाएगा, ठीक ना। ठीक है, तो ये उसका जो है मोटाई है बेलन का, ये बेलन की क्या है, मोटाई है, ये मोटाई है बेलन की। राइट ना, कोई दिक्कत। और ये अंदर का भाग देख रहे हैं खोखला है। अब सवाल दिया हुआ है कि जो देखिए आंतरिक व्यास, एक बाहरी व्यास है, बाह्य व्यास को आप आर मान लेते हैं, कैपिटल आर, आंतरिक सॉरी, इसको आप बाहरी व्यास को आप बड़ा डी मान लेते हैं और इसको आप स्मॉल डी मान लेते हैं। तो देखिए जब आप त्रिज्या निकालते हैं, अगर व्यास इतना है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा बताइए, इसका आधा होगा, तो आर जो है बड़ी आर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, छोटी आर इसका आधा हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आएगा 3 सेंटीमीटर। यानी कि अगर आपको व्यास दिया हुआ त्रिज्या उसका व्यास का आधा होता है, तो बाहरी त्रिज्या आपका 10 दिया हुआ, बाहरी व्यास आपका 10 दिया हुआ, त्रिज्या 5 हो जाएगा, आंतरिक व्यास आपका 6 दिया हुआ, त्रिज्या 3 हो जाएगा। आपकी लंबाई मतलब एच दिया हुआ है, ये लंबाई है, ये कितना दिया हुआ है 21 दिया हुआ है, तो एच आपका 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कह रहा है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना क्या हो जाएगा बताइए आप मुझे, बेलन का क्या होता है, संपूर्ण होने का मतलब ये हो जाएगा कि इसका वक्र, बेलन का वक्र मतलब एक बार बाहरी, क्या समझा आपको, देखिए मान लीजिए कि ये आपके पास ये बेलन है, ठीक है। अब ये जो भाग देख रहे हैं, देखिए ध्यान से इसको, ये भाग जो आप देख रहे हैं इसकी मोटाई है ना, ये जो आप देख रहे हैं मोटाई, ये इसकी मोटाई है, ठीक है। तो ये जब ये इसका सर्कल है, एक सर्कल यहाँ होता है, एक आपका नीचे होता है, एक आपका ऊपर होता है। तो ये जो तो होता है इसका बाहरी वाला भाग, इसको वक्र बोलते हैं। एक वक्र आपका बाहर में हो जाएगा, जब कुल बोले तो एक आपका वक्र बाहर हो जाएगा, एक वक्र आपका अंदर भी है ना सर्कल, ये हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ ये जो सर्कल है, ये सर्कल का जो मिड पॉइंट होता है वहां से लेकर एक बाहरी त्रिज्या होता है, और सर्कल का मिड पॉइंट से लेकर के एक आंतरिक त्रिज्या होता है, इन 2 त्रिज्या होता है। और वही 2 त्रिज्या आप कहाँ पे दिया हुआ देख रहे हैं, मोटाई, इसका मोटाई ये दिया होता है। तो उसका क्या निकालना है आपको, संपूर्ण निकालना है, किसका, बेलन का। देखिए यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बताइए, एक इसका बाहरी वक्र हो जाएगा, बेलन का वक्र कितना होता है 2 पाई आर एच, एक इसका कितना हो जाएगा अंदर का हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस, अब देखिए अब इसकी जो मोटाई है, ध्यान से देखिएगा इस चीज को, आप मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं पर देखिए ये जो इसका ये मोटाई है, एक बड़ी आर हो जाएगा, एक आपका छोटी आर हो जाएगा, यानी कि यहाँ सेंटर से लेकर दूरी तक जो हो जाएगा, सेंटर से लेकर बाहरी भाग तक ये बड़ी आर और ये छोटी आर। तो ये भी तो एक भाग है, कुल का मतलब जो ये बीच का मोटाई जो देख रहे हैं, ये मोटाई को भी आपको इंक्लूड करना है। जस्ट लाइक यही आपका बेलन है। तो क्या क्या देख रहे हैं, एक तो अंदर का भाग देख रहे हैं, एक बाहर का भाग देख रहे हैं, और ये ये बाहरी वाला भाग भी देख रहे हैं जो मोटाई इसका है, इधर भी मोटाई है आपका, इधर भी आपका मोटाई है। तो क्या हो जाएगा बताइए आप मुझे। अब इसको अगर आपको एरिया निकालना हो मोटाई, तो बाहरी क्षेत्रफल से आप अंदर के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, तो इसका जो बीच का जो मोटाई का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा ना। जैसे क्या, ये आपका मान लीजिए इसका जो भाग है ये ऐसे कुछ दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका मोटाई है, आपको निकालना क्या है, ये मोटाई निकालना है। तो आप बाहर का मतलब विड्थ का, ये विड्थ है कितना होगा पाई आर स्क्वायर में से आप छोटी आर को आप हटा देंगे, तो आपका ये मोटाई निकल के आ जाएगा ना, मोटाई के वाले का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो यहाँ भी वही करना है, क्या हो जाएगा बताइए, पाई आर स्क्वायर से आप छोटी आर स्क्वायर को आप घटा देंगे तो निकल के आ जाएगा। लेकिन ये कितना बार है, एक इधर भी है, एक आपका इधर भी, 2 वृत्त है, तो कितना बार हो जाएगा 2 बार, 2 से इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल है।
अब देखिए इसको आप हल कर लीजिए, जो भी आपका आएगा वो निकल करके आ जाएगा। चलो बनाते इसको ना, बना लेते हैं। यहाँ से देखिए 2πh यहाँ भी है, 2πh आपका यहाँ भी है, 2πh यहाँ भी है, 2πh यहाँ भी है, तो 2πh को हम कॉमन लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा r प्लस r बचेगा प्लस यहाँ पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, तो क्या करते हैं 2 पहले से है, पाई कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा आपका यहाँ बड़ी आर बच जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मान रखना चाहें रख दीजिए, अदरवाइज अगर कॉमन लेना चाहेंगे 2π तो ले लीजिए, रख देते मान। 2 इंटू आई का मान दिया हुआ है कितना 22/7, एच का मान दिया हुआ है कितना 21। अब देखिए यहाँ बीच में गुना गुना हो जाएगा, आर प्लस आर, आर कितना 5 और एक आर कितना 3 है, 5 3 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, प्लस लेकिन यहाँ देखिए पाई के पदों में दिया हुआ है, तो हम पाई का मान क्यों रखें, क्या चलिए कितना हो जाएगा 2πh का मान दिया हुआ है कितना आपका 21 इंटू आर प्लस आर, बड़ी आर छोटी आर जोड़ेंगे 5 3 8 हो जाएगा, प्लस 2π, ठीक है, इंटू देखिए आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कितना होगा बताइए, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्या होता है, एक बार आर प्लस आर, एक बार आर माइनस आर, पढ़े हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 25 में से आप 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, उससे आप 25 से आप 9 घटाएंगे तो कितना होगा 16 होगा, तो भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी, चाहे बड़ा मान होता तो इस तरह कर दे, छोटा मान होता वैसे भी कर सकते हैं, जैसा करना चाहें वैसे कर दीजिए। कितना होगा बताइए, बड़ी आर का मान 5 होगा, 5 का स्क्वायर 25, छोटी आर का मान 3, 3 का स्क्वायर 9 घटेगा तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए गुना कीजिए, 21 8 कितना होगा 8 दूनी 16, 16 गुना 21 कितना होगा बताइए, 16 गुना 21, 16 कम 16 एक रहा, 16 दूनी 32 33, 300 कितना होगा 36, इनको गुना करने पर 336 पाई हो जाएगा, प्लस 16 को 2 से गुना करेंगे 32 पाई हो जाएगा, कितना होगा बताइए 32 पाई हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ लीजिए, 6 पाई और पाई को जोड़ेंगे तो पाई हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचा 3, 368 पाई कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस सवाल को आपको हल करना ही था कहीं ना कहीं। ठीक है, बिना हल किए हुए आप इस सवाल को नहीं बना सकते थे। ठीक, राइट, कोई दिक्कत, आगे बढ़े हम, चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना सवाल रह गया, अभी सवाल है बाकी, अच्छा है, बाप रे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि 5398 को एक्स वाई और जेड में इतना रुपया है, एक्स वाई जेड के बीच में इस प्रकार बांटता है कि ये यदि उनके हिस्सों में से क्रमशः 16 रुपया 15 रुपया और 75 रुपया कटौती कर लिया है, तो उसके पास बची हुई धनराशि का अनुपात इतना हो जाती है, एक्स वाई और जेड के मूल हिस्सों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। कितना आसान सवाल है बताइए आप मुझे। अब देखिए यहाँ पे जो होता है, जब इतने अमाउंट को हम इनके बीच डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, करने के बाद इतना रुपया जो है माइनस करते हैं, सब में से इतना, एक्स में इतना, वाई में इतना, जेड में इतना। हम पहले क्यों ना क्या एक काम करते हैं, जो आपके पास 5398 रुपया है, इसमें से हम इन तीनों को जोड़ के माइनस कर लेते हैं। कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा ना। तो चलिए 5 5 10 और 6, 16 का 6 हाथ में कितना रहा, 1 रहा, 7 1 8 8 1 9 और 1 10, 10 का 0 हाथ में 1 रहा, कितना हो जाएगा 106 हो जाएगा। कितना होगा? हाँ 106। अब घटाइए कितना हो जाएगा, 8 से 6 गया 2, 9 3 से गया 2, कितना 52 92 आपका आ जाएगा। अब देखिए, अब इसको क्या करते हैं हम, अब देखिए x का, y का और z का जो अनुपात दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है कितना
2:21:4, मतलब 21 4 25 और 2 26। जब इन तीनों को आप जोड़ते हैं कितना होगा? 26 होगा। यानी कि जो आपके पास 5292 दिया हुआ है, इसको आपको 26 भागों में डिवाइड करना है। यानी ये जो 5292 है, ये आपको 26 भागों में डिवाइड करना है, क्योंकि 21 4 सॉरी 26 27 है ना, कितने भागों में? 27 भागों में। 21 4 25 और 2 27 भागों में इसको बांटना होगा, क्योंकि x को 2 भाग मिलेगा, y को 21 भाग मिलेगा और z को आपको 4 भाग मिलेगा। तो कह रहा है कि y और z के मूल हिस्सों का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, पहले हम इसमें से x का मान निकालना पड़ेगा, सॉरी y का ही मान निकालना पड़ेगा, हमको z का भी मान निकालना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, पहले बोला मूल हिस्सों का अंतर, अगर इसी का अंतर पूछता तो हम आसानी से निकाल लेते, लेकिन बोला किसका अंतर? मूल हिस्सों का अंतर मांग रहा है। अब देखिए, इससे भाग लगेगा, किससे भाग लगेगा? आपका 9 से भाग लग जाएगा। 9 या 27, ये किस 9 से रहेगा? 9 9 5 45, 9 5 45, कितना बचा आपका? 7 79, 9 9 9 7 63, 9 8 72, 7 बचा, 9 8 72, 3 से कट जाएगा, फिर 3 से कितना हो जाएगा? 3 3 एकम 3, 2 बचा, 9 त्या 27, उसके बाद 1 बचा, 6 त्या 18, कितना आ गया? देखो, एक हिस्से का मान जो है वो 196 आ गया। तो अब आपको क्या करना है? 21 हिस्से का मान निकालना है और आपको 4 हिस्से का मान निकालना है। अब बताइए मुझे, एक का मान 96, तो 21 का मान कितना होगा? 196 को आप 21 से गुना करेंगे, कितना होगा बताइए? 196 को आप 21 से गुना कीजिए, 196 हो जाएगा। उसके बाद 6 दूनी 12, हाथ में 1 रहा, 9 दूनी 18, 19 का 9, हाथ में 1 रहा, 2 एकम 2 और 1 3, 6 9 और 11, 9 10 और 11 और 3 4, 4116। यानी इसका मान कितना आ जाएगा? 4116 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको किसका निकालना? 4 का निकालना। मान लीजिए, तो कितना होगा? 4 गुना 196 होगा ना? कितना होगा? 4 गुना 196, तो कितना होगा? 6 चौक 24 का 4, हाथ में कितना रहा? 2 रहा, 9 चौक 36 और 2 38, हाथ में कितना रहा? 3 रहा, 4 का 4 3 7। यानी कि 21 जो y का हिस्सा है 21, उसका वैल्यू कितना आ गया? 4116 आ गया। और आपका z का हिस्सा 4 जो है उसका कितना आ गया? 784 आ गया। लेकिन ये नहीं आया, ये नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसमें से हम जो है ये माइनस कर दिए, y से कितना माइनस किए? 15। तो इसमें हम क्या करेंगे? देखिए, 4100, y का मान कितना आ गया आपका? 4116। इसमें हम कितना ऐड करेंगे? 15 ऐड करेंगे, क्योंकि 15 हमने यहाँ पे क्या कर दिया था? माइनस किया था। तो कितना होगा? 6 5 11 हो जाएगा, 4 और 1 और 1 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे 4121 हो जाएगा। फिर यहाँ पर z का हिस्सा कितना आ गया? 784 आ गया। अब यहाँ पे देखिए कितना माइनस किया, उसमें से हम 75 को माइनस किए हैं, तो हम 75 को इसमें हम जोड़ देंगे। 5 4 9 8 7 15, 7 और 1 8। अब देखिए, y का एक्चुअल मान कितना है? 4121 हो जाएगा, और z का एक्चुअल मान 859 हो जाएगा। तो इसके बीच का आपको अंतर निकालना है। निकालिए अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? 4121 859, 11 से 9 गया, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, हर जगह यूनिट 2 दिया हुआ आपका ना। फिर 11 से 5 गया, 6 हो जाएगा। हाय, कहीं नहीं कहीं मिस्टेक, ओ सॉरी मिस्टेक तो ही कर दिया ना, जोड़ने में मिस्टेक कर दिया ना। 6 5 11 का एक हाथ में 1 रहा, 1 और 1 2 और 1 3, यहाँ पे कितना हो गया? 4131। 4131। अब घटाइए, कितना हो जाएगा बताइए? 11 से 9 गया 2, 2 बचा, 12 से 5 गया 7, यहाँ कितना बचा आपका? 0, 10 से 8 गया 2, यहाँ कितना हो जाएगा? 3272। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? फिर ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव मैथ है। ठीक है, आपको बनाना ही पड़ेगा, बिना कैलकुलेशन किए हुए आप इस मैथ को हल नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन भी जो आपका जो फास्ट होनी चाहिए, जोड़ घटा गुणा भाग सही होनी चाहिए, क्योंकि इसको आप गलती करेंगे तो कहीं ना कहीं एग्जाम में जाकर के आपसे गलती हो जाएगा और आप सही ऑप्शन तक नहीं पहुंच पाएंगे। राइट है? चलिए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही जितना ही आसान बोला जाए उतना ही कम है। दो संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम दिया हुआ है, इतना इतना है। यदि इनमें से एक संख्या दिया हुआ है तो दूसरी संख्या क्या होगा? आपको पता है कि पहली संख्या, फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूं पर, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। इसको आप रट लेंगे कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। आपका देखिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एलसीएम दिया, देखिए एचसीएफ दिया हुआ है कितना? 18। एलसीएम दिया हुआ है कितना? 1296। अरे यार क्या इतना गंदा गंदा लिख रहे हैं, पूरा बोर्ड में राड़ी ना खराब बन रहा है क्या? 1296, एचसीएफ आपका है 18। अब देखिए आपको दिया हुआ उनमें से एक संख्या दिया हुआ है, मान लीजिए क्या, कोई एक संख्या दिया हुआ है। पहली संख्या मान लीजिए दिया हुआ है कितना? 162। आपको दूसरी निकालना है, इसको आप क्या कर लीजिए? एक्स मान लीजिए। तो एक्स का मान आपको निकालना है, सिंपल है। किससे कटेगा बताइए? 18 आटे 162, 8 से कटेगा, कट जाएगा। 8 एकम 8, 4 बचा, 8 6 48, 8 दूनी 16, तो कितना हो जाएगा? एक्स का मान फिर गलती हो गई, कहाँ गलती की यार? 1296, 18 18 आटे 162, 8 से 1296, तो 12, ठीक है ना? अरे यार बताइए, अरे भाई ऐसा नहीं होगा ना। हमने क्या किया था? मिस्टेक किया था। क्या मिस्टेक? 18,162 होता है ना, बोला कीजिए आप भी। 18,162 हो जाएगा। अब देखिए ये 9 से भी कट जाएगा। कैसे कटेगा 9 से? 9 एकम 9, कितना बचा आपका? 3 बचा, 39, 9 चौक 36, 3 बचा, 9 चौक 36, 144। यानी एक्स का मान जो निकल के आ गया वो 144 निकल के आ गया, जो ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया हुआ है। समझ गए? तो अगर यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको पता होता तो कोई दिक्कत नहीं, आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर लेते। क्या होता है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। यहाँ पे आपको एलसीएम भी दिया हुआ है, एचसीएफ भी दिया हुआ है, पहली संख्या भी दिया हुआ है, आपको दूसरी संख्या निकालना है, तो वहां से आप आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जो सिलेक्शन सीरीज है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं और आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए तो आपके लिए ये सीरीज जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर इसको आप पढ़ लेते हैं तो आसानी के साथ आपका सिलेक्शन निश्चित है। चलिए अगला सवाल, 37 भुजाओं वाले एक समबाहुभुज में कितने विकर्ण हो सकते हैं? अक्सर क्या होता है कि इस सवाल में बच्चे गलती करते हैं और आपको गलती नहीं करनी है। मैं बताया हूं बार बार फिर से बताऊंगा कि समबाहु यानी कि आपका जो है बहुभुज का जो अगर आपको विकर्ण निकालना हो तो विकर्ण निकालने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला होता है, क्या? n इंटू एन माइनस 3/2। याद रहेगा क्या होता है? n इंटू एन माइनस 3/2। अब देखिए यहाँ पर ये आपको निकालना है, क्या निकालना है? विकर्ण का फॉर्मूला होता है। तो n का मान भुजा कितना दिया हुआ है? यह n क्या है? भुजा है, भुजा दिया हुआ है 37। 37 इंटू 37 से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 34/2। गुना करे भाग दें कट जाएगा, 17 दूनी 34। आप इसको क्या कर लीजिए? गुना कर लीजिए। आप गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए? 17 गुना 17 कितना होगा? बताइए, दोनों गुना कीजिए। 37 को 17 से गुना कीजिए, 49 और 33 और 4 25, 37 कितना हो जाएगा? 9 5 12, 3 2 5 और 6 कितना आ जाएगा? 629। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। ठीक है, बस आपको इस सवाल में क्या था? बहुभुज का फॉर्मूला क्या होता है, बहुभुज में जो आपका विकर्ण होता है, विकर्ण निकालने का तरीका क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, बस वो आपको पता होना चाहिए था। आप कहीं साइड में लिख लेंगे कि विकर्ण निकालने का फॉर्मूला जो होता है समबाहुभुज में n इंटू एन माइनस 3/2
2 होता है, जहाँ n क्या है, भुजाओं की संख्या है कि उस बहुभुज में कितने भुजा है, राइट। चलिए हम लोग आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए, आपको सफलता दिलाने में ये सीरीज़ जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए इस सीरीज़ का एक भी सवाल को आप मिस न करें, एक भी वीडियोज़ को आप मिस न करें अगर आप ग्रुप डी में सिलेक्शन चाहते हैं तो, ठीक है। देखिए बहुत तरह के टीचर हैं, बहुत कोई आएंगे डायरेक्ट सवाल को देखते हैं, बस इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है उसके अंदर बहुत टैलेंट है, मैं भी समझता हूँ इस बात को, ठीक है, पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। लेकिन आप जो अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो है उसका बेसिक भी पता होनी चाहिए, समझ गए ना। अगर ग्रुप डी की तैयारी करें तो आपको ऑब्वियसली है कि आपको जो है आप बेसिक से आपको तैयारी करना होगा, ठीक है। और आपको कि उस जिस लेवल की आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पे एग्जैक्टली ये है कि भीड़ भाड़ भी अधिक होगा। अगर आप ग्रुप डी में जा रहे हैं तो इसका मतलब थोड़ा आपका बेस भी कमज़ोर हो सकता है, तभी तो वहाँ पे आप ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है ग्रुप डी में पास होने के बाद फिर से आप ट्राई करेंगे और लेवल में जाने के लिए, ठीक है, NTPC हो गया आपका, और भी जो अदर एग्ज़ाम होते हैं उनमें आने टेक्नीशियन में जाने के लिए। लेकिन पहले आप यहाँ ट्राई करते हैं तो कहीं ना कहीं आप ये भी सोचते हैं कि मेरा पहले ये क्लियर हो जाए फिर से मैं आगे का एग्ज़ाम देखूंगा। तो ये क्लियर हो जाए, ये मन में ख्याल क्यों आता है, क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं बेस थोड़ा सा कमज़ोर होता है, थोड़ा सा बेस डगमगाया होता है, इसलिए हम यहाँ पे आते हैं। तो ये फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर इससे पहले वाले 2 क्लास आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है ग्रुप डी के नाम से, आप वहाँ जाकर के आप आसानी के साथ दोनों क्लास को देख सकते हैं और आप फ़ायदा ले सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्त यारों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।